एजुकेशन सिस्टम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस टॉपिक पे अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री के रघुनंदन जी का। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी से आयोजित इस यूथ कॉन्क्लेव में मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वजन भाइयों और बहनों, ये तो मुझे नितिन जी ने कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बोलना। ये जो विषय है, वैसे भारत का शिक्षा के संदर्भ में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों विषयों के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए बहुत समय लगेगा। और जो भी वर्तमान शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, हम लोग पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना, ये तो शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। अभी हमारा केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में पारित किया है, उसका क्रियान्वयन का कार्य भी प्रारंभ किया है। वैसे आप सब लोग देखे होंगे, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो डॉक्यूमेंट है, ये लगभग 65 पेज का डॉक्यूमेंट है। हम सब लोग हमारा रोल अलग अलग है, कुछ टीचर्स होंगे, पेरेंट्स तो ज़रूर होंगे सब यहाँ उपस्थित। हमारा देश के भविष्य के दृष्टि से सबको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नीति हमारा देश में अभी तक का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उदाहरण के रूप में भारत स्वतंत्र होने के तुरंत बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी फिलोसोफर के नेतृत्व में एक समिति गठन किया था। उसके बाद हमारा देश में प्रमुख शिक्षा नीति यानी 1968 में कोठारी कमीशन रिपोर्ट आया, 1986 में एक एजुकेशन पॉलिसी बना, बाद में लगभग 30+ ईयर्स हो गया। अभी हमारा देश में एक तीसरा यानी चौथा कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सब लोगों ने स्वीकार किया है। इस नीति के बारे में हम सब लोग काफ़ी चर्चा भी हुआ है। अभी इससे पहले जो वक्तव्य हम लोग माननीय हिस्टोरियन माननीय डॉक्टर विक्रम संपत जी का वक्तव्य भी सुना है हम लोग। उसमें उनका एक प्रश्नार्थक चिन्ह था, फाइनली ठीक है शिक्षा नीति, नया हिस्ट्री पुस्तक कब आएगा ऐसा, और टेक्स्ट बुक कब बदलेगा ऐसा। जिस दिन हमारा देश में टेक्स्ट बुक बदल करके सबके हाथ में नया टेक्स्ट बुक होगा, तब हम सब लोगों को लगेगा शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हुआ है ऐसा। लेकिन एक विश्वास तो रखना चाहिए, इससे पहले जो हमारा देश में दो शिक्षा नीति बनाए हैं, उसमें वो दोनों शिक्षा नीति के संदर्भ में बहुत बार हम लोग सुने होंगे, ये तो हमारा देश में प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था। दोनों शिक्षा नीति हम लोग क्रियान्वयन नहीं कर पाया, इसीलिए हमारा देश में शिक्षा में इस तरह दुरावस्था को हमको देखने के लिए मिल रहा है। वैसे ये जो शिक्षा नीति बना है, हमारा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये पहली बार इस शिक्षा नीति के संदर्भ में एकदम पंचायत लेवल से लेकर ऊपर पार्लियामेंट मेंबर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब लोगों ने चर्चा करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। इसलिए हम सब लोगों को विश्वास के साथ कह सकते हैं, पहला जो शिक्षा नीति में प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था, मुझे लगता है इस शिक्षा नीति में प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होगा।
ये शिक्षा नीति 100% इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो मैं आपको प्रारंभ में विश्वास के दृष्टि से मैं बताना चाहता हूँ, आदरणीय डॉक्टर विक्रम संपत जी चर्चा कर रहे थे, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे एनसीईआरटी के साथ, सरकार के साथ शिक्षा नीति का क्रियान्वयन के संदर्भ में क्रियान्वयन का पूरा प्रोसेस बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अभी हमारा देश में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित होने के बाद प्री स्कूल एजुकेशन, यानी बच्चों को अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नया शिक्षा नीति आया है उसमें प्री स्कूल एजुकेशन का पूरा पाठ्यक्रम रिलीज़ किया है। दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक भी बन गया है। मैं कल बताना चाहता हूँ, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक्स जो है अगला सप्ताह में सीबीएसई को एनसीईआरटी हैंड ओवर करने वाले हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगले एक साल में अगला जो हमारा शैक्षिक वर्ष प्रारंभ होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री स्कूल एजुकेशन टू 12th स्टैंडर्ड एजुकेशन तक पूरा टेक्स्ट बुक देश को समर्पित करने का स्थिति में हो जाएगा। ऐसा एक बहुत बड़ा क्रियान्वयन का प्रयास एनसीईआरटी के माध्यम से हो रहा है। ये तो इतिहास तो बदलेगा। जो विक्रम संपत जी का भाषण हम लोगों ने सुना, विक्रम संपत जी जैसा लेक्चरर होने से हम सब लोग हिस्ट्री स्टूडेंट्स बन सकते थे। बहुत कम लोग हैं हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंगली बोलने वाला व्यक्ति, लेकिन विक्रम संपत जी ने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वैसे। अभी भी हमारा हिस्टोरियंस तो सोचते हैं हिस्टोरियन का पद देने के लिए, लेकिन ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए वेरी बिग हिस्टोरियन। उनका भाषण हम लोग हमेशा मिस नहीं करते हैं। विक्रम संपत जी या देश में बहुत लोगों का जो आशय है उसके हिसाब से हमारा नया टेक्स्ट बुक का प्रोसेस प्रारंभ हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में समझना, वो भी भोजन के बाद किसी नीति के बारे में चर्चा करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है। आपके लिए भी कोई भी नीति का डॉक्यूमेंट पढ़ना सुनना इन्हें काफ़ी बोरिंग है। फाइनली हम लोग चाहते हैं ठीक है बताए इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, वहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट इसीलिए पढ़ना चाहिए। देखिए हमारा देश में ये जो कार्यक्रम का योजना किया है, भारत को हम लोग भारत को कैसा बनाएंगे, भारत को कैसा बनाएंगे ऐसा। हम लोग भारत में हैं, भारत को कैसा बनाना, ये तो कुछ लोगों को आश्चर्यजनक प्रश्न लगता है। लेकिन ये बनाना है तो हम सब लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत बड़ा चीज़ जो है मानसिक रूप से व्यक्ति को बदलाव करना, माइंडसेट चेंज करना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। इसमें मुझे लगता है इस तरह हजारों संगठन काम करने से हमारा देश में माइंडसेट बदल सकता है। यही एक बहुत बड़ा सवाल है कोई भी नीति क्रियान्वयन करने में। मुझे लगता है इस दिशा में आप अच्छा कुछ प्रयास कर सकते हैं। मैं कुछ विषय शिक्षा नीति में क्या है कम शब्दों में मैं बोलना चाहता हूँ। हमारा देश में इतिहास तो सब लोग जानते हैं। आपको प्राचीनतम हमारा देश का जो शिक्षा नीति कैसा था, गुरुकुल व्यवस्था, हमारा देश शिक्षा के संदर्भ में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स, हर गांव में स्कूल्स था, ये सब हम लोगों ने रिपोर्ट पढ़ा है। आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताना है तो धर्मपाल जी का एक पुस्तक है ब्यूटीफुल ट्री नाम से, धर्मपाल जी ने पुस्तक लिखा है। भारत को भारत बनाना है, उसके लिए उसका प्रारंभिक घटना धर्मपाल जी कैसा भारत के बारे में सोचा, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। धर्मपाल जी प्रोफेसर है, हिस्टोरियन है। धर्मपाल जी हमेशा लखनऊ के लिए प्रवास, दिल्ली से लखनऊ हमेशा ट्रेन में प्रवास करते थे। प्रवास के समय उस समय सेकेंड टू अभी उस समय थर्ड तीसरी श्रेणी का भी रेल कोच था। उस समय जब प्रवास करते थे उनको एक विशिष्ट अनुभव, जब भी ट्रेन में प्रवास करने का समय सबसे संवाद वगैरह करते थे धर्मपाल जी। उन्होंने सामान्यतः लोग प्रवास में आते थे, बहुत लोग उनको प्रश्न पूछता था, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? लोग बोलते थे
हम लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, उन्होंने प्रश्न पूछता था प्रयाणिकों को, अच्छा आप तमिलनाडु से चेन्नई गए था? नहीं नहीं, हम लोग चेन्नई में रेलवे स्टेशन में ट्रेन चेंज करने के लिए हम लोग गए थे मदुरै। ऐसा कुछ लोग उड़ीसा से आते, उनसे पूछता था आप भुवनेश्वर गए? नहीं, मैं तो भुवनेश्वर नहीं, हम लोग पूरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सो कुछ पूछता था आप तो मुंबई महाराष्ट्र में गए, तो मुंबई देखा है क्या? नहीं नहीं, हम लोग नासिक में भगवान का दर्शन के लिए गए थे। ये धर्मपाल जी, जो मैं क्लासरूम में जो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरा मन में भारत यानी दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु ऐसा सोचता था, लेकिन इन लोगों के मन में भारत यानी इनको लगता है काशी विश्वनाथ है, पूरी जगन्नाथ है, और नासिक में शिव मंदिर का दर्शन करना है, और तमिलनाडु में जाकर मदुरै। इनका भारत यानी एक अलग भारत है ऐसा। दूसरा प्रश्न पूछता था आप सब लोग भोजन वगैरह कैसा करते हैं? हाँ, हम तो सब लेकर चलते हैं, हम लोग मिल करके भोजन पका करके एक साथ भोजन करते हैं ऐसा। फिर सबका जाति के बारे में पूछता था, आप कौन सा जाति के हो ऐसा। सब लोग, कुछ लोग ब्राह्मण थे, कुछ लोग क्षत्रिय थे, कुछ लोग वैश्य थे, सब लोग मिलकर के भोजन पकाते, एक साथ भोजन करते थे। फिर धर्मपाल जी को मैं क्लासरूम में जो लेक्चर देता हूँ भारत में जाति व्यवस्था के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में, लेकिन ये अनटचेबिलिटी वगैरह बिल्कुल नहीं है। ये लोग एक साथ प्रवास करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। सो फिर इनको दूसरा भारत का दृश्य सामने आया। फिर धर्मपाल जी ने सोचा, मैं जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा हूँ, मैं क्लासरूम में जो पढ़ाता हूँ, उस भारत से एक अलग भारत है, उस भारत को मुझे समझना चाहिए ऐसा। फिर धर्मपाल जी ने एक प्रयास किया, दुनिया के सभी यूरोपियन, लंदन लाइब्रेरी, सब जगह, इंग्लैंड में बहुत सारा लाइब्रेरीज में जाकर ब्रिटिश भारत में आने से पूर्व में भारत में क्या स्थिति था उसका एक अध्ययन किया उन्होंने। उस अध्ययन का पुस्तक है ब्यूटीफुल ट्री नाम से, उन्होंने पुस्तक पब्लिश किया, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसमें उन्होंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, जो डेटा वैसे इंग्लैंड में अलग अलग लाइब्रेरीज में हर बार जब भारत में अलग अलग जिला के बारे में रिपोर्ट भेजा था। उसमें देखे बल्लारी एक कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट है जो माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। वो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजा है, उस समय बल्लारी में कितना सरकारी यानी कितना स्कूल्स और कॉलेजेस चलता था, उसमें महिला और पुरुष का रेशियो कितना था, उसमें ब्राह्मण और अलग अलग कम्युनिटी का रेशियो कितना था। ये सब डेटा देखने से समझ में आता था हम लोग पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को शिक्षा नहीं दे रहे, महिला सबलीकरण, महिला शिक्षा, ये सब जो बात बोल रहे हैं इसका एक विपरीत दृश्य डेटा देखने से मिलता था। उसमें रिपोर्ट में ये भी लिखा है 1 लाख से इंग्लैंड से ज़्यादा हमारा देश में स्कूल्स चलाते थे हम लोग। सामान्य लोगों को शिक्षा के लिए इवन स्कूल टीचर के नाते समाज में पिछड़े वर्ग के महिला क्लासेस लेने के लिए आते थे बल्लारी में। हर एक जिला का डेटा है। ये हमारा प्राचीन भारत यानी नहीं है, 18th और 19th सेंचुरी का भारत के बारे में लिखा है। ऐसा उनका एक बहुत ही या एक रिसर्च के आधार पर लिखा हुआ एक पुस्तक है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, हमारा देश में जो भी हम लोग जितना पुरातन विश्वविद्यालय, तक्षशिला है, नालंदा विश्वविद्यालय है, या वल्लभी है, विक्रमशिला है, शारदा पीठ है, पुष्पगिरी है, ऐसा हम लोग 17-18 बहुत बड़ा विश्वविद्यालय को नाम जो बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विक्रम संपत जी ने वर्णन किया। 10,000 से ज़्यादा प्राध्यापक रहते थे, हर डिपार्टमेंट डिसिप्लिन के बारे में भी वर्णन किया है। ऐसा एक प्राचीन भारत में एक शिक्षा व्यवस्था था। धीरे धीरे हमारा देश में हम लोग जो देखते हैं, हम लोग भारत में जिस तरह शिक्षा व्यवस्था उससे दूर आ गया है, उसका एक कारण मैं बताना चाहता हूँ। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन में जो रिपोर्ट था, आज हम लोग सामान्यतः जो आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, हम लोग हमारा शास्त्रों में वर्णन है परा और अपरा विद्या। ऐसा हम लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल ये सब पढ़ते हैं, परा विद्या है, ये अपरा विद्या है। परा विद्या है ना जिनको आध्यात्म है, आत्मा है,
हम लोग जीवन का उद्देश्य है। सो ये सब विषय जो पढ़ते हैं ये इसको पराविद्या ऐसा वर्णन किया है, ये परलोक का विद्या ऐसा। मैं मानता हूँ ये दोनों को एक साथ परा और अपरा विद्या को शिक्षा नीति के अंतर्गत लाने का प्रयास पहली बार हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। सो ये दोनों को जोड़ने का 1948 में जब राधा कृष्णन कमीशन रिपोर्ट लिखा, उन्होंने लिखा था हम लोग धर्म के बारे में चर्चा नहीं कर सकते क्लासरूम में, लेकिन राधा कृष्णन कमीशन रिपोर्ट में बताया था हमारा देश का जो शिक्षा है ये धर्माधारित शिक्षा होना चाहिए ऐसा। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं हमारा देश में ये सेक्युलरिज्म का भूत चढ़ गया। हम लोगों ने बोला ये धर्माधारित शिक्षा को धर्म के बारे में शिक्षा ऐसा लिखा। 1968 रिपोर्ट में लिखा धर्म के बारे में शिक्षा यानी धर्म आधारित शिक्षा नहीं है। मुस्लिम है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदू धर्म है, इन सब के बारे में समझना ये शिक्षा ऐसा 1968 में बदला। 1986 आते आते हम लोग जो वर्तमान शिक्षा में जो परिस्थिति देख रहे हैं ये सब हमारा देश में जो शिक्षा का जो परिस्थिति है हम सब लोग देख रहे हैं। उसमें मैं एक दो उदाहरण बताना चाहता हूँ इस शिक्षा का परिणाम क्या हुआ है ऐसा। हमारा एक मित्र है बेंगलुरु में सुहास गोपीनाथ नाम से, उन्होंने वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो 16 साल में कंपनी शुरू किया। वैसे भारत में तो अलोग नहीं करते, अमेरिका में जाकर कंपनी शुरू किया। वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। उनको एक बार सम्मान करने के लिए उनको बुलाया। वो 16 साल का था, डिग्री भी नहीं हुआ था, +2 छात्र था, वो जाकर के कंपनी शुरू किया था। सो बाद में इंजीनियरिंग भी नहीं, इंजीनियरिंग के लिए प्रयास कर रहा था, उनको एडमिशन भी नहीं मिला था। सो एक बार पत्रकारों ने इनको प्रश्न पूछा, आप तो सुहास गोपीनाथ जी ये सब अचीवमेंट कर लिया है, इतना कम है, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन, ऐसा उनको प्रश्न पूछा। फिर सुहास गोपीनाथ जी ने बताया मेरा क्वालिफिकेशन तो +2 है, मुझे इंजीनियरिंग एडमिशन भी अभी नहीं मिला है, ये ऐसा। फिर सुहास गोपीनाथ ने एक उल्टा प्रश्न मीडिया को पूछा, देखो हमारा देश में कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा अचीवमेंट किया तो उनको ये प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऐसा। बहुत बार हमारा देश में इतना बड़ी संख्या में क्वालिफाइड लोग हैं, इनको कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछते व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ ऐसा। ये प्रश्न हम लोग कभी भी नहीं पूछते हैं। ये शिक्षा में एक ऐसा एक परिस्थिति हम लोग देखते हैं। दूसरा एक उदाहरण है, आप हमारा देश का शिक्षा देखिए, किसके पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और निरुद्योगी अनएम्प्लॉयड कौन है। देखिए हमारा देश में जिनको ज़्यादा शिक्षा मिला है वो अनएम्प्लॉयड है। जो हमारा देश में अनपढ़ लोग हैं उनको नौकरी का कोई समस्या नहीं है, उनके पास बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है। इसलिए बहुत बार देखते हैं ना, हमारा बहुत लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं देखो आप SSLC फेल हुआ व्यक्ति को भेजिए, लेकिन ये MBA पास हुआ व्यक्ति को मत भेजिए ऐसा। MBA पढ़ते पढ़ते व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ये क्यों होता है? बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक सर्वेक्षण किया है, ये शिक्षा का परिणाम क्या होता है ऐसा। उसका रिपोर्ट ये है, हमारा देश में व्यक्ति ज़्यादा पढ़ने के बाद ज़्यादा स्वार्थी हो जाता है, स्वार्थ केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। सो कम उम्र जो अनपढ़ है वो तो निस्वार्थ भाव से, उनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ये क्यों अंतर हो रहा है? इतना पढ़ने के बाद भी हमारा वैल्यू सिस्टम क्यों स्ट्रांग नहीं हुआ है? ये सब प्रश्न हम लोग वर्तमान शिक्षा में देख रहे हैं। इसको उत्तर देने का प्रयास हमारा देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत दिया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का खासियत यानी 3 प्रमुख विषय आपको बताना है। शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? शिक्षा नीति का 2 उद्देश्य लिखा है। पहला उद्देश्य है एक अच्छा इंसान को विकसित करना, टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग्स, और दूसरा शिक्षा नीति का उद्देश्य है टू डेवलप गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अच्छी शिक्षा संस्थानों को विकसित करना। यही 2 उद्देश्य है शिक्षा के संदर्भ में। फिर इसमें विजन डॉक्यूमेंट में कहा है इस शिक्षा नीति का विजन क्या है ऐसा। उसमें 3 विषय कहा है। देखिए हमारा देश में अभी तक का जो शिक्षा नीति है ये यूरोप केंद्रित है। देखिए हमारा देश में शिक्षा पढ़ने के बाद भारत माता की जय बोलने वाला संख्या कम हो जाता है, उनको लगता है अमेरिका ही ग्रेट है ऐसा।
या दुनिया का दूसरा देशों में ही बहुत सारा संशोधन रिसर्च वगैरह हुआ है ऐसा। ये मानसिकता क्यों बन रहा है? इसलिए ये जो यूरोप केंद्रित शिक्षा जो है इसको भारत केंद्रित बनाना, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जोड़ा है। विजन डॉक्यूमेंट, विजन स्टेटमेंट में ये कहा है हमारा देश का शिक्षा भारत केंद्रित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें कहा है हमारा देश का हर एक छात्र युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। ये दूसरा विजन स्टेटमेंट है। तीसरा इसमें विजन स्टेटमेंट है भारत को हम लोग नॉलेज सुपर पावर बनाना है। देखिए, हम लोग जब भी विश्वगुरु का बात करते हैं वो विश्वगुरु यानी न्यूक्लियर वेपन के आधार पर नहीं है, ज्ञान से हम लोग दुनिया को, दूसरा देशों को जीता है। इसलिए भारत को एक ज्ञानाधारित सुपर पावर बनाना ये शिक्षा नीति का तीसरा उद्देश्य है। फिर प्रश्न आता है, हम लोग भारत को गलत ढंग से समझ लिया है ना, इसलिए हम लोग भारत केंद्रित शिक्षा यानी क्या होना चाहिए। हम लोग भारत केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में जब भी चर्चा करते हैं, ये भारत केंद्रित शिक्षा यानी क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा यानी क्या है। ठीक है, हम लोग रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद इन सब का शिक्षा लेना चाहिए। मुख्य बात यह है हम लोग व्यक्ति का एक अच्छा इंसान विकसित करना है, टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग, यानी हम लोग व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं। सामान्यतः हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, व्यक्ति का शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का विकास होना चाहिए ऐसा 4। लेकिन हमारा उपनिषद में एक 5 कोश का विकास के बारे में वर्णन किया है। पंचकोश विकास यानी उसमें अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। ये सब शरीर का 5 कोश का वर्णन जो किया है, मैं आगे बताना चाहता हूँ। ये भारत केंद्रित शिक्षा यानी वेस्टर्न सोसाइटी में जो पर्सनैलिटी है वो नहीं है, उसका आगे भी हम लोग सोचते हैं। देखिए, आप एक विषय बताइए, ये जो आनंदमय कोश का वर्णन हमारा उपनिषद में जो है, यह आनंदमय कोश का वर्णन किसी वेस्टर्न फिलॉसफी में है या नहीं है? दुनिया में किसी देश में नहीं है। आप उदाहरण के रूप में इंग्लिश में हम लोग पुण्य शब्द के बारे में बोलते हैं। पुण्य का इंग्लिश वर्ड क्या है? धर्म का इंग्लिश वर्ड क्या है? कर्म का इंग्लिश वर्ड क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का इंग्लिश वर्ड क्या है? बोल नहीं सकते। हमारा जो है ना, ये एक भारतीय विचारधारा है ना, ये एक यूनिक फिलॉसफी है। मुझे लगता है भारत केंद्रित शिक्षा है ना, इस फिलॉसफी को फिर हम लोग शिक्षा के अंतर्गत लाना, ये मैं मानता हूँ ये भारत केंद्रित शिक्षा का एक बहुत बड़ा मुख्य कार्य है। हम लोग व्यक्तित्व विकास के बारे में वर्णन किया है। हमारा जो है एक वैश्विक दृष्टि है, हम लोग वसुधैव कुटुंब के बारे में कहा है। भारतीय दृष्टि यानी हमारा देश में व्यक्ति रूटेडनेस और ग्लोबल सिटीजन दोनों का वर्णन है शिक्षा, इस शिक्षा नीति में। हमारा देश का हर एक छात्र युवा, उनका रूटेडनेस, हमारा देश का जो रूट भारतीय संस्कृति विचारधारा, इसमें रूटेडनेस होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम ग्लोबल सिटीजन भी बनना चाहिए। ग्लोबल सिटीजन यानी जो वैश्विक दृष्टि में जो हम लोग पूरा विश्व को जो एक परिवार ऐसा सोचने वाला विचारधारा है, इस विचारधारा के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ ये भी एक भारतीय दृष्टि है। बहुत बार हमारा देश में ये फिलॉसफी और दर्शन के बीच में कंफ्यूजन होता है। फिलॉसफी, जहाँ हम लोग फिलॉसफी इंग्लिश में जब शब्द प्रयोग करते हैं, फिलॉसफी जहाँ अंत्य होता है, मुझे लगता है वहाँ से दर्शन प्रारंभ होता है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, भारत में यानी ट्रूथ, सत्य के लिए प्रयास करना, ये सत्य के लिए शोधना करना, सत्य के लिए प्रयास करना, ये सब शब्द जब भी प्रयोग करते हैं, जब हम लोग माइंड से व्यक्ति जब बाहर आता है तब वो सत्य का परिशोधन कर सकते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। वी हैव टू कम आउट ऑफ माइंड। ऐसा ये कम आउट ऑफ माइंड यानी क्या है?
ये केवल भारत को समझ में आता है, दुनिया के किसी देश को समझ में नहीं आता है। कम आउट ऑफ माइंड यानी व्हाट, ये भारत में ही संभावना है। इसलिए वो जो प्रयास है उसको हम लोग दर्शन शास्त्र ऐसा कहा है। ये फिलॉसफी यानी ट्रूथ नहीं है, ये फिलॉसफी से आगे है भारतीय दर्शन। मुझे लगता है इस तरह भारतीय विचारधारा को शिक्षा के अंतर्गत लाना, मुझे लगता है ये भारत केंद्रित शिक्षा का मुख्य कार्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। और भी बहुत कुछ वर्णन कर सकते हैं। देखिए हमारा देश में ये मनुष्य हो, समाज हो, यूनिवर्स, ये सबको एक ही मानते हैं हम लोग, अलग अलग ऐसा नहीं मानते हैं। अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बारे में जब भी चर्चा होता है, हमारा धर्म के बारे में, धर्म यानी लॉस है, धर्म यानी पूजा पद्धति नहीं है, धर्म यानी एक पूजा पद्धति तक सीमित कर दिया है, ऐसा नहीं है। धर्म यानी कर्तव्य है, ड्यूटीज है, उसका वर्णन हमारा इसमें। ये मनुष्य और समाज के बीच में जो संबंध है उसके बारे में हम लोग वर्णन किया है। ये कर्तव्य धर्म ऐसा कहा है। मनुष्य और सोसाइटी का संबंध क्या है? सोसाइटी के साथ हम लोग एक कर्तव्य, एक ड्यूटी के नाते भी। मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध क्या है? प्रकृति के साथ कैसा बिहेव करना, एक आचार धर्म ऐसा वर्णन किया है। तीसरा, समाज और प्रकृति के बीच में संबंध क्या है, उसको हमारा देश में वर्णन किया है सृष्टि धर्म ऐसा, सृष्टि धर्म का वर्णन है। चौथा, मनुष्य और भगवान के बीच में संबंध क्या है, इसका वर्णन किया है मोक्ष धर्म ऐसा। ये भारतीय विचारधारा यानी हम लोग ये बेसिक विचारधारा समझ लिया, उसका वर्णन मेरे से पहले जो बात किया वो भी वर्णन कर रहे थे। मुझे लगता है ये दृष्टि होने से हर एक व्यक्ति के मन में वो प्रकृति को कैसा देखना, मनुष्य यानी महिलाओं के बारे में दृष्टि हो, प्राणियों के बारे में दृष्टि हो, प्रकृति के बारे में दृष्टि है, पूरा दृश्य ही बदलता है। ये केवल भारत में ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये भारत केंद्रित शिक्षा है ना, ये भारतीय विचारधारा के आधार पर शिक्षा होना चाहिए। भविष्य में क्लासरूम में ये शिक्षा होगा, ऐसा एक बहुत बड़ा बदलाव इस शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया है। और 2-3 पॉइंट में वर्णन करके मैं फिर छोड़ देता हूँ। एक इसमें शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव क्या आया है, एक प्रमुख बदलाव ये है, हम लोग देखते थे शिक्षा में, हम लोग जब पढ़ते थे इसमें करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ अलग अलग होता था। करिकुलर एक्टिविटीज़ को महत्व था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मार्क्स था। फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी वो पॉलिटिक्स करने के लिए, उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होता था। ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, सबके लिए महत्व है। ये शिक्षा नीति के अंतर्गत तीनों को जोड़ने का प्रयास किया है। दूसरा हमारा एक व्यत्यास होता था, ये वोकेशनलाइजेशन अलग है, एकेडमिक्स अलग है। कुछ कोर्सेस को हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेस बना दिया, यानी हमारा देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल यानी प्रोफेशनल कोर्स, BA, MSc, BA, MA, BSc, BCom यानी अनप्रोफेशनल कोर्स। ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्स तो कोर्स है, सब कुछ प्रोफेशनल कोर्स बन सकता है। ये वोकेशनल और एकेडमिक्स ये दोनों अलग अलग ऐसा बोलता था ना, इसको जोड़ने का प्रयास इसके अंतर्गत किया है। फिर हमारा शिक्षा में आता है आर्ट्स अलग, साइंस अलग, कॉमर्स अलग, इसको भी बदल दिया है, सबको जोड़ने का प्रयास किया है। कोई भी व्यक्ति कल एक कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनका कॉमर्स का एक अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। इसलिए इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, आप अलग अलग नहीं देख सकते हो। इसलिए हमारा देश में व्यक्ति बेसिकली वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, हमको हर तरह विषय के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के बीच में जिस तरह बंटवारा किया है ये तो बिल्कुल गलत है। अभी इसको जोड़ने का प्रयास एक शिक्षा नीति के अंतर्गत किया है। और एक इस शिक्षा नीति के बहुत बड़ा बात जो यानी बहुत बड़ा बदलाव ऐसा हम लोग कह सकते हैं, हमारा देश का हर एक कॉलेज या स्कूल में पढ़ने के लिए जो बच्चा आता है वो हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति यूनिक है। आप हर एक व्यक्ति को एक ही स्केल में लगाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। हर एक व्यक्ति का पर्सनैलिटी अलग है,
उनका व्यक्तित्व, उनका कैरेक्टर अलग है, उनका कैपेबिलिटी, कैपेसिटी अलग है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बदलाव लाया गया है। हर एक व्यक्ति को उनको जैसा चाहिए वैसा शिक्षा देना चाहिए। टीचर को जैसा चाहिए वैसा शिक्षा नहीं है। टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो शिक्षा नहीं है। उस बच्चों को सामर्थ्य समझ करके उनको जो शिक्षा चाहिए वो शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। ये एक बदलाव इस शिक्षा के अंतर्गत किया है। बहुत बार हम लोग माइंडसेट बदलना, ऐसा मैंने चर्चा कर रहा था इस स्किल एजुकेशन के बारे में। लोग देखिए, आपको 6 महीने का स्किल एजुकेशन कर लो, आपको 15-20 हज़ार रुपये का नौकरी मिलता है, लेकिन लोगों का मानसिकता तैयार नहीं है। वो चाहते हैं अनएम्प्लॉयड BA ग्रेजुएशन। सो बहुत लोग क्यों नहीं, हमारा घर में शादी नहीं करते, इसलिए मिनिमम डिग्री तो होना चाहिए। ITI डिप्लोमा क्या है, इसको मान्यता नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन को हम लोग ऐसा मान्यता दिया है, उसको भी डिग्रेड कर दिया है। यानी हमारा देश में कुछ काम यानी नीचे स्तर का काम है, कुछ काम AC में काम करने वाला व्यक्ति ऊपर व्हाइट कॉलर जॉब ऐसा बना दिया। ये बिल्कुल गलत है, इसको भी रोकना चाहिए। सो मुझे लगता है हर एक बच्चों को उनको मनुष्य के साथ काम करना, मिट्टी के साथ खेलना, मशीन के साथ खेलना, ये तीनों बच्चों को सिखाएंगे। इसलिए जो किसान है उनके बारे में अलग धारणा से नहीं देखेंगे। जो वर्कशॉप में काम करने वाला व्यक्ति है उनको अलग दृष्टि से बच्चा नहीं देखेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को ये शिक्षा मिलना चाहिए टू वर्क विथ मैन, मशीन एंड मड। ये तीनों का प्रयास शिक्षा के अंतर्गत जोड़ा है। और एक प्रयास किया है, हर एक शिक्षा में, हर एक टेक्स्ट बुक में, हर एक चैप्टर में ये सोच रहे हैं ये चैप्टर पढ़ने से आउटकम बेस्ड शिक्षा बनाए। ये चैप्टर पढ़ने से उनका कैपेसिटी क्या डेवलप होगा और ये चैप्टर पढ़ने से उनसे क्या स्किल डेवलप होगा। ये चैप्टर पढ़ने से उनसे कौन सा वैल्यू सिस्टम, क्वालिटीज़ डेवलप होगा। ये तीनों के बारे में अभी आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन देखने से कौन सा कितना चैप्टर्स होना चाहिए, ये चैप्टर पढ़ने से ये तीनों मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो टेस्ट होगा टेक्स्ट बुक के लिए। इसमें कम्युनिस्ट क्या कह रहे हैं, राइटिस्ट क्या कर रहे हैं, लेफ्टिस्ट क्या कह रहे हैं, वो आधार नहीं है टेक्स्ट बुक बनाने के लिए। टेक्स्ट बुक बनाने के लिए ये 3 चीज़ आधार है। मुझे लगता है ये एक बदलाव शिक्षा के बारे में। और एक मानसिकता बदलाव करना है तो भाषा। देखिए हमारा देश में स्पोर्ट्समैन जो है वहाँ कोई भाषा नहीं है, इसीलिए हरियाणा के बहुत लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? स्पोर्ट्स के लिए भाषा नहीं है। आप देखिए क्लासरूम में भाषा इंग्लिश करवाया, इसलिए ट्राइबल सोसाइटी को काम करना पड़ रहा है। देखिए आप इतना इंग्लिश का दबाव कर दिया है। अभी हम लोग देख रहे थे ये जो 10th स्टैंडर्ड फेल हुआ उनको स्किल पढ़ना है, सब इंग्लिश और हिंदी में है। मैं तो बंगाली हूँ, पढ़ना चाहता हूँ स्किल एजुकेशन क्यों बांग्ला भाषा में नहीं है? हम लोग कॉर्नर मीटिंग्स में बोलते थे स्टूडेंट एक्टिविस्ट के नाते, हमारा देश में इंजीनियरिंग मेडिकल एजुकेशन भी हिंदी और भारतीय भाषा में मिलना चाहिए ऐसा। लेकिन एक सुखद बात ये हुआ है, हमारा देश का प्रधानमंत्री जी बिहार में पब्लिक मीटिंग में बोला, देखो बच्चों को हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ने का मौका मिलेगा ऐसा। आज मैं बताता हूँ NCACT के प्रयास के कारण देश में 22 भाषाओं में इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, मेडिकल पढ़ सकते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए हमारा देश में सामान्यतः चर्चा क्या होता है, तमिलनाडु में गए तो तमिलनाडु के लोग हिंदी विरोधी है, वहाँ ऑटो ड्राइवर तो हम लोग हिंदी में बात करने से रूट गलत बताते हैं, ये सब बोलते हैं। हम लोग उल्टा प्रश्न करना चाहिए। देखिए हिंदी सीखो, ऐसा तमिलनाडु में जाकर हम लोग सरकार और सब लोग बोल रहे हैं, वही बंगाल में आकर क्यों तमिल सीखो ऐसा नहीं बोल रहे हैं? वही हमारा देश में कर्नाटक में जाकर बंगाली सीखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भाषा सीखना ये पाप है या स्किल है? अभी देखिए हमारा देश में इस शिक्षा नीति के कारण कोई भी व्यक्ति टीचर बनना
स्कूल में टीचर बनना है तो मिनिमम 4 भाषा आना ही चाहिए। ज़्यादा भाषा आने से वो अच्छे टीचर बन सकता है, इसलिए ये कंपलसरी है, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखो। ऐसा पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया था, एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट बुक बनता था केवल इंग्लिश और हिंदी भाषा में, पहली बार इस नीति के कारण ये बदलाव हुआ है। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक देश के 22 भाषाओं में टेक्स्ट बुक बन गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये इंग्लिश दबाव के कारण हमारा जितनी प्रतिभा हमारा देश के अंतर्गत जैसा फेल हो, जितना प्रतिभावान व्यक्ति भी इंग्लिश के कारण सक्सेस नहीं हो पाता था, इस तरह सभाओं में हिंदी में बोलने के लिए संकोच करते थे। ये हीन भाव से व्यक्ति को आगे आना चाहिए। देखिए, भाषा नहीं है, भाषा के क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। ऐसा ये बदलाव मुझे लगता है भाषा के संदर्भ में सरकार का नीति बदला है, उससे देश की एकता भी। देखिए, आपको एक उदाहरण, ये वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये वाराणसी काशी तमिल संगमम किया। तमिलनाडु से 10,000 लोगों को ला करके काशी दर्शन करवाया, तमिल में बातचीत किया, तमिल में सेशन करवाया। उसका परिणाम क्या हुआ, वहाँ के डीएम सरकार हिल गए। डीएम के सरकार जो है वो विदिन 3 मंथ्स उनका तमिल बोल रहे थे, लेकिन तमिल भाषा में सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक नहीं था। ये काशी तमिल संगमम के बाद तमिलनाडु सरकार विदिन 3 मंथ सभी भाषाओं का यानी तमिल भाषा में सभी टेक्स्ट बुक रिलीज कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं मानता हूँ ये भाषा के संदर्भ में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। आपको एक सर्कुलर के बारे में, सर्कुलर मेरे पास है, आप सीबीएसई स्कूल में जाकर एडमिशन करवाएंगे बच्चों को, उनको पूछेंगे कौन सा भाषा है, इधर इंग्लिश या हिंदी। मैं बंगाली में सीबीएसई स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, साइंस मैथमेटिक्स, मौका मिलेगा क्या? लेकिन अभी सरकार का सर्कुलर निकला है, इवन सीबीएसई स्कूल्स में भी 22 भाषाओं में क्लासेस ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ऐसा सर्कुलर आया है। धीरे धीरे मैं इसलिए बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट पढ़ना है। क्यों? मानसिकता बदलना है। पेरेंट्स तैयार नहीं है। जिस दिन पेरेंट्स तैयार हो जाएगा वो पूछ सकते हैं। ये और एक सर्कुलर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में कोई भी छात्र युवा किसी भाषा में मुझे टेक्स्ट बुक चाहिए, मैं इसी भाषा में पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा जाकर किसी प्रिंसिपल के साथ बोलने से उनको उसी भाषा का टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसी भाषा में क्लासेस लेना पड़ेगा और उसी भाषा में एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार का सर्कुलर है, मेरे पास है डॉक्यूमेंट। ऐसा एक बहुत बड़ा बदलाव भाषा के क्षेत्र में इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है। देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी सब कुछ है। सो भाषा के साथ, भाषा को टेक्नोलॉजी है तो बहुत फायदा होगा। आपको मैं बताता हूँ, ये माननीय बोधा चंद्रशेखर है, वो आंध्र प्रदेश से है। एआईसीटी में 1 रुपये लेकर 1 रुपये सैलरी के लिए काम करता है। उन्होंने अनुवादिनी नाम से एक टूल डेवलप किया है, आप सब लोग उपयोग कर सकते हैं भविष्य के दिनों में। सो उन्होंने ऐसा टूल बनाया है 22 भाषाओं में। मान लो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कलर के साथ ये 22 भाषाओं में प्रिंट आउट ले सकते हैं, ऐसा अनुवादिनी टूल डेवलप किया है बुधा चंद्रशेखर। ये अवेलेबल है एआईसीटी में। भविष्य के दिनों, भविष्य में बहुत लोग हमारे देश में कोर्ट जजेस बहुत चिंतित है। देखिए, बहुत सारा 500 पेज का उसी कोई लोकल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट होता था, पढ़ नहीं पाता था। अभी सुप्रीम कोर्ट जज के पास ये इंस्ट्रूमेंट है, देश के 22 भाषाओं में कोई डॉक्यूमेंट हो, विदिन नो टाइम उसका तुरंत ट्रांसलेशन होकर के कॉपी मिलेगा। आप लोगों ने सुना होगा, अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है, उनका ही वॉइस से एट द सेम टाइम दुनिया के 22 भाषाओं में भाषण सुन सकते हैं। पहला प्रयोग कर लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट अनुवादिनी डेवलप हुआ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही परिणाम है।
आपको ट्रांसलेशन, वो गूगल ट्रांसलेशन नहीं है, गलत होता है गूगल ट्रांसलेशन, लेकिन ये अनुवादिनी ट्रांसलेशन के माध्यम से इसमें 98% परफेक्शन है। ऐसा टूल डेवलप हुआ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिणाम है, परिणाम स्वरूप ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। और एक विषय बताना है, देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है तो हमारा देश में टीचर्स को बदलना है। टीचर एजुकेशन बदला नहीं था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण भविष्य में जो टीचर्स बनेगा, दे विल बिकम ए आइडियल टीचर्स। जो आप लोगों ने स्लोगन दिया है ना, सो भारत को भारत बनाना, उसके लिए प्राध्यापकों का बहुत बड़ा भूमिका है। इसलिए भारत को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर तो चाहिए, वो सॉफ्टवेयर किसके पास है? फाइनली टीचर्स है। इस शिक्षा नीति के बाद जो बीएड का 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें टीचर्स के बारे में क्या धारणा है, सभी प्रोफेशन ट्राई करेंगे, कुछ नहीं मिला है तो टीचर बनेंगे, ऐसा वातावरण था। अभी धीरे धीरे वातावरण बदला है। ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में नंबर 1 ऑप्शन टीचर बनने का होगा। ऐसा एक बहुत बड़ा बदलाव इस शिक्षा नीति के कारण, उसमें करिकुलम, कंटेंट, जो भारत को भारत बनाना है तो हमारा टेक्स्ट बुक, करिकुलम और कंटेंट को बदलना पड़ेगा, तब भारत को भारत बना सकते हैं हम लोग। इसलिए हमारा हिस्ट्री, फिलॉसफी, एक तो 12th स्टैंडर्ड तक टेक्स्ट बुक में बताता हूँ, अगले साल तक हमारा हाथ में टेक्स्ट बुक होगा। अभी यूनिवर्सिटी में मॉडल करिकुलम बना रहे हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऐसा 130 सब्जेक्ट्स, उसका भी करिकुलम बदलने का ये बहुत बड़ा प्रयास तो शुरुआत हुआ है। एक दिन में नहीं होगा, बिकॉज टीचर प्रोफेसर्स तो वो पुस्तक पढ़ा ही नहीं है। कितना टीचर प्रोफेसर्स, जो हमारा विक्रम संपत जी ने जो लिखा है वो इतिहास पढ़ा है, वो तो हिस्ट्री पढ़ा है, इंग्लैंड के कोई विद्वानों ने लिखा हुआ हिस्ट्री, इसलिए एक दिन में बदलेगा नहीं, लेकिन बदलने का प्रोसेस तो शुरू हो गया है। मैं मानता हूँ इवन उच्च शिक्षा में भी करिकुलम और कंटेंट बदलने के दृष्टि से ये प्रयास भी देश के अंतर्गत प्रारंभ हुआ है। मैं आपको कोर्सेस के बारे में बताना था, सो मैं समाप्त करता हूँ। ये कोर्सेस के बारे में, आपके घर में भी बच्चे 12th स्टैंडर्ड में जाने वाले, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में इसको फ्लेक्सिबल बनाया। मैं जैसा वर्णन किया, एक व्यक्ति 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का इसमें कोर्स के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। बहुत सारा ऑप्शंस है स्टूडेंट को फर्स्ट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में लेने के लिए। एक चार्ट मेरे पास है, उसको मैं इसी के पास शेयर भी कर सकता हूँ। देखिए, इसमें इसका डॉक्यूमेंट 4 ग्रुप्स होगा 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। इसमें ग्रुप नंबर 1 जो है उसमें 2 भाषा पढ़ना चाहिए। 11th 12th स्टैंडर्ड में 2 भाषा पढ़ना चाहिए, एक ग्रुप नंबर 1 हो गया। ग्रुप 2, 3, 4 में हम लोग ये अलग अलग भाषा, मान लो उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ, एक आर्ट्स एजुकेशन में किसी को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पढ़ना, एक सब्जेक्ट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ले सकते हैं। दूसरा ग्रुप 3 में सोशल साइंस हिस्ट्री में हिस्ट्री ले सकते हैं। तीसरा ग्रुप में आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। ये संभावना है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। इसलिए हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ सिंपल समझने के लिए। मैं भी उससे ज़्यादा समझा। हमारा प्रोफेसर HC वर्मा प्रोफेसर है, उत्तर प्रदेश IIT प्रोफेसर है, उनका पुस्तक भी बहुत पॉपुलर है। वो कैसा सिखाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, ऐसा उनके क्लासरूम जो है, बच्चों, टीचर सभी उनका स्कूल्स में बुलाते हैं। सब बुला करके ये एक जिलेबी बनाने वाला व्यक्ति को बुला करके जिलेबी बना दो, ऐसा जिलेबी बनाते हैं। सब लोग मिल करके खाते हैं जिलेबी। बाद में वो HC वर्मा जी असाइनमेंट देते हैं, देखो फिजिक्स क्लास में जिलेबी का फिजिक्स के बारे में बोलना है, केमिस्ट्री क्लास में एक जिलेबी का केमिस्ट्री के बारे में बोलना, साहित्य के क्लास में जिलेबी के ऊपर साहित्य रचना करना। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। देखिए, बच्चों को इंटरेस्टिंग करना है क्लासरूम्स में,
देखिए हम लोग अच्छा जिलेबी खाने के लिए दिया, जिलेबी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सो घर में भी बहुत कुछ सीखेगा बच्चा, ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। देखिए हम लोग बच्चों को अननेसेसरली ये मल्टी डिसिप्लिनरी छोड़ो, वाटर लिया, पानी लिया हम लोग, पानी में H2O है, गंगा माता भी है। सो पानी लेकर के हम लोग क्या क्या पाठ पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये पानी के बारे पढ़ना है तो H2O ऐसा केवल साइंस सब्जेक्ट में ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बदलाव मल्टी डिसिप्लिनरी के कारण हुआ है। हम लोग अक्रॉस द सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और बच्चा एक मल्टी डिसिप्लिनरी, देखिए व्यक्ति बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सनैलिटी है। हम लोग पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि जो ऋषि है उनके बारे में क्या कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीना पतंजलि प्रांजलि। ये तो योग के बारे में हम लोग पतंजलि यानी कौन है, ऋषि। पतंजलि देखिए हमारा आरोग्य सुधार करने के लिए उन्होंने आयुर्वेदा दिया है, और हमारा मन शुद्धि के लिए योग दिया है, और हमारा शब्द हम लोग जो बात करते हैं शब्दावली ठीक होने के लिए व्याकरण दिया है। ये तीनों कौन दिया है, ये एक पतंजलि ऋषि ने दिया है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। पर्सनालिटी ऐसा होता है, व्यक्ति को आप साइंस कॉमर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट साइंस कॉमर्स ऐसा डिवाइड करके मत रखना है। बच्चों को ओवरऑल पर्सनालिटी होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ऐसा एक शिक्षा नीति भारत के अंतर्गत लाया है। ये भविष्य में देखिए अभी भविष्य में झगड़ा होता था हिस्ट्री विषय को लेकर, सोशल साइंस सब्जेक्ट को लेकर, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। सवाल ये है, भविष्य का सवाल ये है टेक्नोलॉजी। सो देखिए आजकल यहाँ हम लोग सुन रहे हैं, मेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, रूम में बैठकर भी भाषण सुन सकते हैं। ऐसा बच्चों को भी लगता है क्लासरूम में क्यों जाना है, क्लासरूम में मैं तो डिग्री घर में बैठकर ही कर सकता हूँ, ऐसा अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। इस सवाल को समाज को स्वीकार करना है तो उसमें भारतीय दृष्टि बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सब कुछ चीज़ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेंगे। हमारा पास NCERT के पास एक प्रेजेंटेशन किया, एक नागपुर के एक फैमिली आए थे, उनको बेटा ने पूछा पापा आपने इतना सब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया, मैं इनके साथ नहीं मिल सकता हूँ क्या, ऐसा है। उन्होंने बताया अभी तो मिलना संभावना नहीं है। फिर वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर वो सोचना शुरू किया है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक टूल बनाया है, वो विवेकानंद जी को जीवंत कर दिया है। आप बच्चा विवेकानंद जी एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 ईयर का विवेकानंद जी सामने आ जाएगा, उनको प्रश्न को उत्तर देगा, इंटरेक्शन करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन एट द एज ऑफ 40 ईयर्स का अल्बर्ट आइंस्टाइन सामने आ जाएगा। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल डेवलप हो गया है। फिर बच्चों को आपके क्लासरूम टीचर से वो ज़्यादा आकर्षक है। फिर हमारा क्लासरूम का क्या होगा, टीचर का क्या होगा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, शिक्षा का भविष्य क्या होगा, ऐसा एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए इस सबको उत्तर देने का संभावना है भारतीय विचारधारा, भारतीय दर्शन। जो मनुष्य कर सकते हैं वो मशीन नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे सोचना और एम्प्लॉयमेंट से भी आगे सोचना, जीवन दृष्टि यानी हम लोग भगवान तक पहुंचाने का, जीवन को, मन को वहाँ तक ले जाने का जो प्रयास है, ये केवल भारत के अंतर्गत है। ये भारत का ही स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सब संभावना है। ऐसा एक संभावना हमको मिला है, हम सब लोग मिलकर के इसको साकार करने के लिए डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, पब्लिक प्रेशर ग्रुप के नाते काम भी करना है, सुझाव भी देना है। पुराना सरकार नहीं है, ये वर्तमान सरकार जो है हर एक व्यक्ति का चिट्ठी देख करके उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास सरकार कर रहे हैं।
ऐसा एक सेंसिटिव गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। सो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज़रूर पुराना 2 शिक्षा नीति जैसा नहीं होगा, इसका ज़रूर क्रियान्वयन होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ऐसा एक मौका मिला है। थैंक यू।